हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम फिफ्थ पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, और इसके लिए मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है, जिसमें कुछ सेशंस हो चुके हैं और कुछ सेशंस आगे भी आएंगे। तो यूनिट 1 हमने स्टार्ट की थी। यूनिट 1 में 4 लेक्चर्स मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हुए 60 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम और 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस पर। तो ये हमारा फिफ्थ सेशन है और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक एक करके आप उन्हें देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं PYQs से लिए गए हैं। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सभी के कॉम्बिनेशन में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। दोनों यूनिट्स को एक ही यूनिट में कंबाइन किया गया है सिलेबस के अंदर, और यहाँ पर कुछ पोर्शन फाइनेंस का भी होना चाहिए। इनफैक्ट आपके लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए हैं फाइनेंस से, बट स्पेशली फाइनेंस का कोई टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। बट क्योंकि हेडिंग दी गई है, तो जो क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम से, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इनमें से कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड किया कीजिए। क्वेश्चन रीड करने से ही हमारा काफ़ी हद तक आंसर हम मिल जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पर बोला है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको और ना ही कोई लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो ये तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा ऑप्शन कहता है टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट के बराबर है। बिल्कुल, आपको ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो आपके लॉस के बराबर है, सॉरी कॉस्ट के बराबर है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। कंट्रीब्यूशन बराबर है आपके फिक्स्ड कॉस्ट के, मतलब अगर आप एक पूरी टेबल बनाएंगे जो आपने सीखी होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं आप फिक्स कॉस्ट, तो आता है आपका ईबीटी, है ना। तो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपके बराबर हो जाते हैं जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पर होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आपके ब्रेक इवन पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। भाई कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से कम है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को हटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। बट अगर कंट्रीब्यूशन अपने आप में ही फिक्स कॉस्ट से कम है, इसका मतलब हम लॉस वाली सिचुएशन में हैं, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हम नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से कम है, इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये ब्रेक इवन पॉइंट से कम हम आते हैं। ये मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया है ब्रेक इवन पॉइंट का। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपको ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंपनीज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर।
इनमें से कौन सा एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का की डिटरमिनेंट नहीं है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि हमारे पास क्या बेस्ट मिक्स हो डेट और इक्विटी का। डेट और इक्विटी का ऐसा प्रोपोर्शन जो कंपनी को मदद करे कि अपनी वो ओवरऑल कॉस्ट को कम करे और अपनी वैल्यू को बढ़ाए। कॉस्ट क्या होनी चाहिए आपकी? कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे मिक्सचर को, ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें कॉस्ट ऑफ डेट देखना ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम देखते हैं, टैक्स रेट भी हम देखते हैं, लेकिन कंपनी का करंट रेशियो एक की डिटर्मिनेंट नहीं है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जो करंट रेशियो होता है वो लिक्विडिटी को मेजर करता है। लिक्विडिटी को मेजर करने का मतलब है ये हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपनी सॉल्वेंसी कैसे करेगी, शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कैसे मैनेज करेगी, ठीक है। तो करंट रेशियो इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? देखो, दो तरीके से हमारे पास कैपिटल होती है, ठीक है। एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होती है जो हम इनिशियली लगाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हमें शॉर्ट टर्म या फिर मैं कहूँ जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनसे डील करने के लिए मदद करती है। तो वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। करंट एसेट्स में हमारे इन्वेंट्री आती है, रिसीवेबल अकाउंट्स आता है और पेबल अकाउंट्स हमारे करंट लायबिलिटी में आता है। लेकिन प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे क्या हैं? ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, यानी कि ये हमारे फिक्स कैपिटल का हिस्सा है, इसीलिए ये कंपोनेंट नहीं बनेंगे वर्किंग कैपिटल के। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज इज मेजर्ड बाय। देखिए, आपके फाइनेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी टॉपिक आता है, लेवरेज। तीन तरीके के लेवरेज हमारे पास होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज हम इन दोनों को मिला दे तो ईबीआईटी और ईबीआईटी कैंसिल होता है, तो हमारा कंबाइंड लिवरेज बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछा है कि बताइए फाइनेंशियल लिवरेज कैसे मेजर किया जाता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज हम मेजर करते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी की मदद से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। EAIT इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखे जाते हैं और यहाँ पर भी अर्निंग बिफोर टैक्सेस देखी जाती है, आफ्टर टैक्सेस नहीं, इसीलिए ये दोनों पॉइंट हमारे गलत होंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक पूरा पेज दिया हुआ है जिसमें आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और दोनों को मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। इनके फॉर्मूले डिग्री बेसिस पर भी होते हैं, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। Next question. If earning per share on equity share is 1.5 and market value of share is 15, what is the cost of capital? आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट को निकालना सीखा होगा, जैसे कि डेट के थ्रू हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं और जो हमारी इक्विटी है उसके थ्रू कैसे निकालते हैं। डेट हो गया, डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इन सभी में कैसे हमारी कॉस्ट निकाली जाती है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें और जब हमारे पास अर्निंग पर शेयर और मार्केट पर शेयर दिया है तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम EPS अपॉन MPS इंटू 100। अर्निंग पर शेयर कितनी है हमारी? 1.5 और मार्केट वैल्यू पर शेयर हमारी है 15 इंटू 100। हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 1.5 है वो 15 का 10% है, तो इसीलिए हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? 10%, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन 6।
जो कहता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन, देखो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ढंग से एक चीज देखेंगे आप, फॉर्मूला होता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। देखो जब रिलेशनशिप की बात हो रही है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिग्री, ठीक है, डिग्री। अब डिग्री कैसे देखी जाती है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला जाता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का वो कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज रेवेन्यू और सेल्स की रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है, रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू और EBIT की बात करता है ना। तो सेल्स रेवेन्यू एंड EBIT ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू और यहाँ पर EBT दिया है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हम इसमें नहीं करते हैं। अब सेम तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं। ये निकलता है हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है। और अगर हमें निकालना हो कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो आप देख सकते हैं हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये EBIT इस वाले EBIT से अगर कैंसिल कर दे तो हमारा आएगा परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमारा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें जितने भी लेवरेज हैं उनके बेसिक वाले फॉर्मूले और जो उनमें चेंज आता है जो डिग्री वाले फॉर्मूले हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारे आपके PYQs हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज आइडियल व्हेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कम हो, और हमारा जो प्रॉफिट हो या जो वेल्थ हो वो हमारी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम, दिस इज ट्रू। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमम, नहीं भाई, कॉस्ट तो हमारी मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसके बेस पे हमारा आंसर क्या बनेगा, डी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है कि कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम आइडियल कहते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। Now, next question related to shares. A Limited forfeited 500 shares of M, rupees 10 each fully paid up. Called up for non-payment of first call rupees 2 and final call for rupees 2 per share. आपके पास एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, यानी कि ये आपकी क्या है, फेस वैल्यू। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, सॉरी फाइनल कॉल पे आपको पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, 4 रुपीज़। अब 300 शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज 9। अब देखो फोरफिट हो गए थे 500 शेयर, जिसमें से हम 300 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं 9 रुपये पर शेयर में, ठीक है। पूछ रहा है कि कितना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहले फेस वैल्यू दी है हमें 10 रुपये, टोटल शेयर जो फोरफिट हुए हैं वो है 500 रुपये। हमें फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, यानी कि 4 रुपये हमें नहीं मिला। तो जो पैसा हमें मिल चुका है, यानी कि 6 रुपये, हमें 10 में से 4 चला गया, 6 रुपये हमें मिल चुके हैं, हम इन्हीं को फोरफिट कर सकते हैं। इन 6 रुपये के बेस पर फोरफीचर अगर हम देखें तो 500 रुपये, 500 शेयर्स हैं जिनका फोरफीचर हुआ है, मतलब 3000 रुपये हमने फोरफिट कर लिए। अब हम 300 शेयर्स को वापस से री इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं हम 9 रुपये पर। आपका शेयर 10 का था, आप उसे री इशू 9 पर कर रहे हो, मतलब 1 रुपये का आपका डिस्काउंट है, मतलब 1 इंटू 300, 300 का आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो शेयर फोरफीचर में जो बैलेंस है वो कितना आएगा, फोरफिटेड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने हुए, 300, और एक शेयर फोरफिट हुआ था कितने का, 6 रुपये का, है ना।
इसमें से आपको लेस कर देना है डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे मैंने अभी बताया कितना हो जाएगा 300, यानी कि 1800 में से अगर आप 300 लेस करेंगे तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आ जाएगा 1500। ठीक है, देखो जो शेयर्स हम री इशू करते हैं उन शेयर्स पर जो प्रॉफिट हमें होता है उसी को ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 300 शेयर्स को री इशू किया है। इन शेयर्स को जब हमने री इशू किया तो इस पर हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ, जिन्हें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपके एग्जाम में 100% फोरफीचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट टू रुपीज 90,000। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच, ऑन विच रुपीज 2 पर शेयर आर पेड। इंट्रिंसिक वैल्यू आपसे पूछिए। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी शेयर की वर्थ कितनी है, कि शेयर की एक्चुअल वर्थ कितनी है वो हम निकालते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारे पास नेट एसेट्स अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उन्हें हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नेट एसेट्स अवेलेबल है 90,000 और इक्विटी शेयर्स है हमारे पास 10,000। तो सिंपली नेट एसेट्स 10,000 और आपका इक्विटी शेयर्स 10,000, इन सभी को आप माइनस ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 रुपये पर शेयर, यानी कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 9 रुपये। ठीक है, भले आपके इक्विटी शेयर की 5 रुपये, इक्विटी शेयर रुपीज 5 ईच और विच 2 रुपीज आर पेड अप, ये आपको शेयर्स की वैल्यू बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 9 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर वॉल्टर्स अप्रोच what should be the optimum dividend payout ratio when internal rate is 15% and cost of equity is 18%। देखो वॉल्टर अप्रोच से अगर हम चले हमारे पास तीन सिचुएशन होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इनके बीच का रिलेशनशिप वॉल्टर्स अप्रोच हमें समझाती है। तीन तरीके की इक्वेशन बनती है यहाँ पर, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जब रेट ऑफ रिटर्न बराबर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, और जब रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जब आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो फिर तो आपको डिविडेंड पे आउट कम ही रखना चाहिए, आपको उस पैसे को वापस से बिजनेस में लगाना चाहिए। जब दोनों ही चीज़ें बराबर हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रखें, हर डिविडेंड पे आउट रेशियो हर स्टेज में आपका ऑप्टिमल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में आपको 100% अपना डिविडेंड पे आउट रखना चाहिए। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, टेबल मैंने यहाँ पे आपको दी है। जब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप कैसा है कि रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो आपको डिविडेंड पे आउट कम रखना है क्योंकि आपको वापस से बिजनेस में पैसा लगाना है। दोनों चीज़ें अगर बराबर है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी पे आउट रेशियो रखें। लेकिन अगर आपके रिटर्न्स कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, तो आपको 100% डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज शेयर होल्डर्स कैन अर्न मोर इफ प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड री इन्वेस्टेड एल्सवेयर। ठीक है, तो ये टेबल है आपको दे रखी है मैंने, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है 45 लाख, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया है 30 लाख, इंटरेस्ट दिया है 15 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज आपसे पूछा है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब देखो दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन नहीं है, पहले हमें इनको निकालना पड़ेगा। EBIT पहले निकालते हैं। EBIT कैसे निकलेगा, हमारे पास दे रखा है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, और हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट। अगर मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट हटा दूं तो मुझे सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्सेस वाला पोर्शन मिल जाएगा। EBT मुझे 45 लाख दिया हुआ है, EBIT मुझे निकालना है, और इंटरेस्ट मेरे पास 15 लाख है। इस 15 लाख को जब मैं 45 लाख में ऐड करूंगी तो मुझे EBIT मिल जाएगा अपना 60 लाख। तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन अभी निकालना है, लेकिन EBIT मेरे हाथ में आ गया, दैट इज 60 लाख। अब EBIT कैसे निकलता है, तो आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है अपॉन EBIT। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT। EBIT मैंने अभी निकाला 60 लाख, फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दिया है 30 लाख, दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा 90।
सारे जीरोस हट जाएंगे, दिस विल बी 9/6, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 3/2। 3/2 होता है हमारा 1.5। तो हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आ जाएगा, सिंपल 1.5। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये 3 फॉर्मूले अच्छे से पता हो, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड आपका कंबाइंड लिवरेज, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो भी लिवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको ये छोटी सी टेबल भी याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज ईबीआईटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज लिमिटेड ने 1200 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपीज फुल्ली पेड अप पर। मार्केट प्राइस दे रखा है आपको इन शेयर का 170 पर शेयर, एमपीएस दे रखा है आपको 170। कंपनी ने डिविडेंड पे किया है 12 रुपीज पर शेयर, यानी कि डीपीएस आपको दे रखा है 12 रुपीज। आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस है आपका 12, एमपीएस है आपका 170 इंटू 100, 0 0। दिस विल बी 120 अपॉन 70। इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो, कई बार हम ऐसे न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, इतना बड़ा टेबल हमें तो याद नहीं है कैसे सॉल्व करें। आप ऑप्शंस की बेस पे जा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शंस में 7 दिया हुआ है, ऑब्वियसली 17 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपको मिलेगा, है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करो 120 और 17, तो 17 7 ज़ा 119 होता है 1। ठीक है, फिर आप पॉइंट लगाओ 0, एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको 0, तो जब यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यानी कि 7.05% आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको मैथ्स की ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेल्स दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना है। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है, तो मैं लिख सकती हूँ कंबाइंड लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, दैट इज 60,000। ठीक है, अब हमें निकालना है ईबीआईटी। अब देखो ईबीआईटी कैसे निकलेगा, देखो ये फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सॉरी ईबीटी। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईबीटी। अब ईबीटी निकालने के लिए पहले हम ईबीआईटी निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट है, अगर ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगी तो ईबीटी आ जाएगा। ईबीआईटी होता है आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अगेन टेबल याद रखनी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी, और इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगा हमारे पास ईबीटी। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमें क्या हमें यहाँ पे ईबीआईटी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने निकाला 60,000 और फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 40,000, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ईबीआईटी आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब मुझे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है, तो इंटरेस्ट बोला है कि 10% है, किस पर, ये जो लोन लिया था 1 लाख का, इस पर 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो मुझे अगर निकालना है ईबीटी तो वो निकलेगा मेरा 20,000 ईबीआईटी और माइनस इसमें से 10,000 का इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा 10,000। अब मेरे पास दोनों वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन भी है 60,000 और ईबीटी भी है 10,000, सारे जीरोस हट जाएंगे तो हमारा कंबाइंड लिवरेज कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 6। ठीक है, तो अगेन सेम चीज कहूंगी, अगर आपको फॉर्मुलेज याद हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट, according to Walter and Gordon's theory, dividend decision for the valuation of the firm is relevant, irrelevant, integral या फिर none of these। आपको एक चार्ट याद होगा जो आप पढ़ते थे डिविडेंड पॉलिसी का, कि डिविडेंड पॉलिसी हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, रेलेवेंस और इरेलेवेंस। रेलेवेंस थ्योरी कहती है कि डिविडेंड देना और डिविडेंड पॉलिसी बनाना हमारे जो फर्म है उसके मैक्सिमाइजेशन में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हेल्प करता है। लेकिन इररेलेवेंस थ्योरी कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी रूल नहीं है, हम डिविडेंड पे आउट अगर ना भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इररेलेवेंस थ्योरी है वो दी थी एमएम अप्रोच, यानी कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच।
लेकिन रेलेवेंस थ्योरी में आता है हमारा गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल हमारा कैसा है, ये हमारी एक रेलेवेंस थ्योरी है, ठीक है। तो वॉल्टर एंड गॉर्डन इन्होंने जो थ्योरी दी है वो दी है हमारी रेलेवेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, सॉरी, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा कैसे निकलता है, DPS अपॉन EPS इंटू 100, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर की DPS को किससे डिवाइड करते हैं, अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपका, DPS अपॉन EPS इंटू 100, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए हैं, और ऐसे ही मैंने कुछ और प्लेलिस्ट में बाकी लेक्चर्स भी ऐड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी। तो यूनिट 1 के हमने अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से आपको यूनिट नंबर 2 के MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने सही स्कोर किए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं कंबाइंड PDF आपको ही देने वाली हूँ। और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।